लेकिन पूरी की पूरी फौज उतारने के बावजूद बीजेपी अगर 77 पर सिमटती हुई दिखाई देती है तो फिर उसके लिए आगे की राह और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया है और उस हार ममता बनर्जी नंदीग्राम जीत गई है। ममता बनर्जी नंदीग्राम जीत गई है। पहले बताया गया कि ममता बनर्जी जीत गई हैं, अब सामने आ रहा है कि हार गई हैं। ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? चुनाव ही बी ऑल एंड ऑल हो गया इस देश का। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है डेली डिबेट में, जिसमें हम चर्चा करते हैं कल की तमाम डिबेट की कि किन मुद्दों पर हुई। कल एक ही मुद्दा छाया रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ममता बनर्जी हार कर भी जीत गई और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अमित शाह ने कहा था कि अगर बंगाल की जनता कहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और आज के समय में लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा आपको दे देना चाहिए। माताओं भाइयों बताओ, आप चाहते हो मैं इस्तीफा दूं? जोर से बोलो, चाहते हो? मैं पॉकेट में लेकर आया हूं, निकाल कर भेज देता हूं दीदी को। चाहते हो क्या दीदी? जिस दिन बंगाल की जनता कहेगी मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर ये 2 तारीख को आप अपना इस्तीफा तैयार रखना। 2 बजे राज्यपाल को। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई आज, मेरे धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा भगवान। बंगाल में भाजपा की 80 से नीचे सीटें रही हैं और वहीं पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने फिर से वापसी की है। तीसरी बार टीएमसी की सरकार बनेगी। 214 सीटें उन्होंने जीत ली है, पहले से 4 सीटें ज़्यादा जीती हैं। और बंगाल में हिंदू मुसलमान की राजनीति करने में भाजपा फिर से विफल रही, फिर भी 80 सीटों के आसपास वे जीतने में सफल रही। यह भी उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी। ममता बनर्जी कल सूचना ही पहले कि वो नंदीग्राम से जीत चुकी है 1200 वोटों से, उसके बाद सूचना आती है कि वह नंदीग्राम से हार गई है। और सभी गोदी मीडिया के पत्रकारों ने भी दिखाया है कि वह पहले जीती है। वे वीडियो क्लिप और वो डिबेट भी आपके सामने रखूंगा, तो आप आखिरी तक वीडियो को देखते रहिएगा। वहीं पर मनोज तिवारी ने भी क्या कहा था वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि मेरा वीडियो संभाल कर रखिएगा आप अपने चुनाव तक। और प्रशांत किशोर का ट्वीट भी बहुत से लोगों ने संभाल कर रखा था, वो तो उनका धरा का धरा रह गया। पर मनोज तिवारी जी, यह वीडियो आपका शेयर किया जा रहा है। लड़ाई है, कॉन्टेस्ट है, लड़ना मुश्किल है। देखिए, आज मैं एक बात बोल रहा हूं, उसको आप ना 2 मई को शाम को जरूर संभाल के रखिएगा। दीदी को पश्चिम बंगाल में 60 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। आपने मनोज तिवारी को देखा, अब आप पीयूष गोयल को देख लीजिए। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट करके फंस गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि 4-5 जो ऑक्सीजन के टैंकर हैं उनका वीडियो बनाकर, जो कि रेल के द्वारा वहां से जा रहे हैं, उनको ड्रोन कैमरे से शूट किया गया है। लोग कह रहे हैं कि देखिए, इवेंट जीवी तो कोई इनसे सीखे, इवेंट करना तो इनसे सीखे। यानी कि हर चीज़ में प्रचार किया जाए, बस लोग मरे तो मरे, पर हमें प्रचार में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। यही कारण है कि आपको सिर्फ प्रचार दिखाया गया और आपने सत्य माना। जब इस सत्य की खोज आज के समय में हो रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मजबूत है, तो देख लीजिए लोग बिलख बिलख कर मर रहे हैं। आपने वीडियो देखा और वहीं पर वो सभी पत्रकार भी चुप्पी साधे हुए हैं जिनको ट्विटर पर नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। जी हाँ, देश का प्रधानमंत्री उनको फॉलो करता है। उन्होंने एक बार भी नरेंद्र मोदी जी को मेंशन करके नहीं कहा है कि देखिए यहाँ पर हालत गंभीर है, यहाँ की स्थिति संभालिए, किसी ने भी नहीं कहा है। और सभी पत्रकार भी चुप्पी साधे हुए नरेंद्र मोदी जी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं कि कल का माहौल क्या रहा। सभी पत्रकारों के चेहरे पर मास्क था। पहले उनकी खुशी देखने लायक थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उनके लिए दुखदायी खबरें आने लगी। टीएमसी उनसे आगे निकलने लगी, क्योंकि गोदी मीडिया और उन सभी पत्रकारों ने तो बड़ा जोर लगाया था कि किसी भी प्रकार से बंगाल उनको जिताना है। और सभी पत्रकार वहां पर पहुंच गए थे बंगाल रिपोर्टिंग करने। सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ के क्लिप देखिए, जिसमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को घुसाया जा रहा है। जी हाँ, राजनीतिक मामलों में भी एक प्रकार से अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की जा रही है, परंतु लोगों को पसंद नहीं आई। पसंद क्यों नहीं आई, आप भी देख लीजिए। के पास सीटों का ऑक्सीजन किसको कितना मिला, ये बड़ा आंकड़ा जरा देखिए।
बिल्कुल रोमाना, पांचों राज्यों की मैं बात करूंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल क्योंकि सबसे दिलचस्प मुकाबला और देश में इस समय ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो अब ये सीटों की जो ऑक्सीजन है ये किसको मिली, ये हम समझाने की कोशिश इस ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा जो ग्लोब मास्टर प्लेन है वो आ चुका है, ऑक्सीजन टैंकर नीचे उतर रहा है, और अब इस ऑक्सीजन टैंकर से बीजेपी की अगर बात करें तो बिल्कुल ऑक्सीजन बीजेपी को नहीं मिली है। सीटों की ऑक्सीजन की जो बात हो रही है वो टीएमसी को 194 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 4। कांग्रेस तो लगता है कि वेंटिलेटर पर है, कांग्रेस को तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिली है। तो ये जो सीटों की ऑक्सीजन है उसमें टीएमसी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सुमित, रोमाना। इन्होंने मजाक बना के रखा है खबरों का, न्यूज चैनलों का। इन चैनलों का बहिष्कार कीजिए। आपने एबीपी न्यूज की यह वीडियो देखी। अब हम शुरुआत करते हैं चित्रा त्रिपाठी से आज तक के चैनल की। सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत है, देखिए। हिंदू राष्ट्रवाद नहीं चला है पश्चिम बंगाल में। नमस्कार, शाम के 6 बजने को है, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। शानदार प्रचंड जीत हासिल करती हुई टीएमसी इस वक्त पश्चिम बंगाल में जीतती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो आंकड़े आपके सामने हैं ये बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में छिपे इन आंकड़ों में बड़ा सबक क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पूरी की पूरी फौज उतारने के बावजूद बीजेपी अगर 77 पर सिमटती हुई दिखाई देती है तो फिर उसके लिए आगे की राह और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वहीं आप देख पा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस 214 सीटों पर, यानी कि 210 से ज्यादा लगातार अपनी लीड बनाए हुए हैं। आगे पीछे आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन कई ऐसी इनमें से सीटें हैं जिस पर टीएमसी ने जीत भी हासिल कर ली है। इन सब के बीच ममता बनर्जी कुछ देर पहले सामने आई थी, उनकी ओर से कहा गया कि कोई भी जुलूस नहीं निकाले। अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने जीत का जश्न नहीं मनाने की अपील की है, और साथ ही सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े को लिया और कहा कि इसको खत्म करना ही हमारी प्राथमिकता होगी। जी हाँ, हिंदू राष्ट्रवाद नहीं चला। इन पार्टियों और इन चैनलों ने ही इनको हिंदू राष्ट्रवादी बनाया है, वरना जिस प्रकार की वो राजनीति करते हैं शायद ही कोई हिंदू उनसे खुश होता होगा। जी हाँ, और वहीं पर ममता बनर्जी ने कहा कि जुलूस नहीं निकलना चाहिए, परंतु ऐसी तस्वीरें आई इस कोरोना काल में भी, मौत के लाशों के ऊपर ये चुनाव हुआ है, उसमें भी सभी खुशी मना रही हैं, और आज के समय में भी इस प्रकार की खुशी महंगी पड़ सकती है। और बंगाल में सबसे ज़्यादा एक प्रकार से लोग संक्रमित होने की संख्या आ रही है, हर दूसरा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब आप देखिए, चित्रा त्रिपाठी पहले बता रही है कि ममता बनर्जी 1200 वोटों से यह चुनाव जीत गई है, नंदीग्राम का चुनाव जीत गई है। उसके बाद फिर ऐसा दौर आता है, वहां से खबर आती है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई है। बनर्जी ने आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारा है, यहां तक कि नंदीग्राम को लेकर आज सुबह से ही कयास लग रहे थे कि क्या शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को चुनाव हरा देंगे, क्या शुभेंदु अधिकारी वहां पर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर ममता बनर्जी तकरीबन 1200 वोटों से जीत हासिल करती हुई नंदीग्राम में, ये वो जगह है जहां से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन की शुरुआत करते हुए अपने राजनीतिक जीवन को एक नया आकार दिया था। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, 2011 में जब लेफ्ट पार्टी 34 सालों के बाद हारी थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य भी चुनाव हार गए थे, लेकिन यहां पर तो अभूतपूर्व जीत टीएमसी को मिली है। 213 सीटों पर उसकी बढ़त लगातार कायम है, भारतीय जनता पार्टी 78 पर, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया है, और उस हार को ममता बनर्जी ने स्वीकार कर लिया। ये क्या कोई बात है? इसको तो सेम बोलना भी सेम होता है, सेम बोलने का भी मौका हमारे पास नहीं है। जी हाँ, ये सबसे आश्चर्यजनक बात है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं चुनाव आयोग के पास जाऊंगी और राज्यपाल से मिलूंगी, कि ऐसा कैसे होगा, पहले मुझे जीत दिखाई दी गई। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ममता बनर्जी की जीत ही दिखाई दे रही थी। अब आप जी न्यूज़ को देखिए, वो भी पहले ममता बनर्जी को जीतता हुआ दिखा रहा है, उसके बाद ममता बनर्जी की हार दिखा रहा है। वोटों से अपने नाम कर लिया है। ममता बनर्जी नंदीग्राम जीत गई है लगातार। आपको यहाँ पर यह भी समझना, एक तरफ ये नंदीग्राम में ममता बनर्जी की 1200 वोटों वाली जीत है, तो उससे भी बड़ी जीत है, जीत की हैट्रिक जो कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में लगाई है। जीत की हैट्रिक 2011, 16 और अब 2021। तो ना सिर्फ वो सिर्फ सरकार बनाने जा रही है, साथ ही वो नंदीग्राम की मुश्किल लड़ाई भी जीत चुकी है। और आपको ये भी बता रहे हैं कि इस पूरी खबर रुको जरा, सब्र करो, कर दी और चुनाव जीत भी गए। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है, पूजा मेहता, रवि त्रिपाठी। पहले मैं पूजा करूंगा। पूजा, पहले बताया गया कि ममता बनर्जी जीत गई हैं, अब सामने आ रहा है कि हार गई हैं, ये कंफ्यूजन क्यों हुआ?
देखिए इसको लेकर बेहद कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है ईसी की ओर से कि 17 राउंड की काउंटिंग हो रही है, लेकिन काउंटिंग सेंटर पर यह कह दिया गया है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो 1622 वोट से जीत चुके हैं। लेकिन उससे पहले ये कहा गया था काउंटिंग सेंटर से कि ममता बनर्जी 1200 वोट से जीत चुकी हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्योंकि ईसी ने औपचारिक तौर पर ये नहीं घोषणा की है कि शुभेंदु अधिकारी 1622 वोट से जीत चुके हैं। अभी भी जो है सिर्फ काउंटिंग सेंटर का वर्जन आया है। लेकिन अगर चुनाव आयोग की बात करें तो उनका कहना है कि अभी भी आखिरी और 17 नंबर राउंड की काउंटिंग हो रही है। लेकिन पहले चुनाव आयोग ये कह चुका था कि 17 नंबर राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और उसे 1200 वोट से ममता बनर्जी जीत चुकी है। किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, सच क्यों नहीं बताते हैं? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। जी हाँ, आपने देखा। अब आप देखिए जी हिंदुस्तान को जो बंगाल हारने पर बीजेपी से सवाल पूछ रही हैं। देखिए आपको भी हंसी आएगी, जैसे कोई अपना चुनाव हार गया उनसे सवाल पूछते हैं। देश के बारे में भी सवाल पूछ लीजिए। आज सवाल हम पूछने वाले हैं बीजेपी से। सारे समीकरण और दावे धरे के धरे रह गए। बंगाल चुनाव की तस्वीर साफ अब हो चुकी है। बंगाल में भगवाधारियों की हर ट्रिक नाकाम हो गई। दीदी ने प्रचंड बहुमत से सत्ता की हैट्रिक लगा दी है। दीदी ने यह बता दिया है कि भगवा ब्रिगेड को रोकने के लिए वो अकेले ही काफी हैं। बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भ्रष्टाचार, कचमनी, तोलाबाजी, तुष्टीकरण, राजनीतिक हिंसा और घुसपैठ के मुद्दे का जोर शोर से प्रचार किया। उठाया इन मुद्दों को। बेरोजगारी और विकास को भी मुद्दा बनाया गया। बीजेपी की तरफ से सोनार बांग्ला का नारा भी दिया। इन सब के बावजूद बंगाली मानुष का दिल जीत नहीं पाई बीजेपी। दीदी का इमोशनल काज काम कर गया। बंगाली मानुष ने एक बार फिर से दीदी पर ही भरोसा जता दिया। लिहाजा आज देश सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि भगवाधारियों पर दीदी आखिर भारी क्यों पड़ गई। दूसरा सवाल देश ये पूछ रहा है कि बंगाल में बीजेपी की रणनीति फ्लॉप क्यों हो गई, जबकि बाकी जगहों पर तो वो हिट रहती है। और क्या बाहरी बनाम बंगाली मुद्दा हावी रहा और यही वजह रही कि बीजेपी को बाहरी मान करके पश्चिम बंगाल की जनता ने नहीं दिया उसे वोट। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आपने देखा। अब आप एबीपी न्यूज को देखिए, जिसमें रूबिका लियाकत खुद बता रही है कि ममता बनर्जी 1200 वोटों से चुनाव जीत गई है। चाहे कितने भी वोटों से जीते, पर जीत तो जीत होती है ना। और उसके बाद खबर आती है कि ममता बनर्जी हार गई है। और वहीं पर रूबिका लियाकत भी सवाल उठा रही है कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 18 रैलियां की, अमित शाह ने 50 से ज़्यादा रैलियां की, जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे और हर एक छोटे से बड़ा नेता योगी आदित्यनाथ तक वहां पर जाकर सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश की और लोगों को भीड़ में इकट्ठा किया और राजनीति करते गए और फिर भी बंगाल वह हार गए। कि आज बड़ा विपक्ष बन के पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तान की राजनीति जानते हैं ना। एक वोट से जीते, एक वोट से सरकार गिर जाती है, एक वोट से सरकार बन जाती है। अब इसमें आप मॉरल विक्ट्री तो ना खोजें कि 1200 वोटों से जीती हैं, महज 12 वो जीत गई हैं। जीत होती है, विक्ट्री विक्ट्री। उनके टैप रिकॉर्ड की मत सुनो, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखो। में इस बात का विश्लेषण जरूर होगा कि आपके तमाम वीवीआईपी सबसे बड़े कद्दावर नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सब वहां पर मौजूद थे। पूरी ताकत झोंक दी गई थी। उसके बावजूद जो आज का रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो क्या बताता है, कहां चूक हो गई? क्योंकि आप कह रहे थे 200 पार। आपने रूबिका जी को सुना, अब आप संदीप चौधरी को सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब तो देश को संभालें। जितना जोर चुनाव पर दिया गया, अगर उतना जोर कोरोना वायरस के बचाव में दिया जाता तो जरूर हम जीत जाते, जैसे पहले हम जीते थे। क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी ने जीत का श्रेय लिया था, परंतु आज ठीकरा राज्य सरकारों के सर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बात कर रहा हूं मैं राजनीतिक जमात की नहीं। हमें यह चुनाव की बीमारी लग गई है। यह बिल्कुल ठीक कहा सुकेश ने। चुनाव ही बी ऑल एंड ऑल हो गया इस देश का। चुनाव करवाने के लिए जहां एक मतदाता है, हिमाचल का मैं उदाहरण दे रहा हूं, वहां भी ईवीएम के साथ पोलिंग पार्टी पहुंच जाती है। यह व्यवस्था हम कर देते हैं। बस्तर जो नक्सलियों का गढ़ है, जहां कोई फोन कनेक्टिविटी नहीं, कोई सड़कें नहीं, वहां भी ईवीएम पहुंच जाएंगी, पोलिंग पार्टी पहुंच जाएगी। मैं गांव देहात की, जिलों की, तहसीलों की बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। देखिए संदीप जी, जो आपने चुनावों की बात करी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत। ऐसा लगता है पूरा देश 365 दिन केवल चुनाव ही लड़ता है। हाँ, मुझे याद है मैं आप ही की डिबेट पे बैठा था और डिबेट के ऊपर
मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर इतने प्रहार किए गए। अरे भाई, आप रीजनल पार्टियों को मारना चाहते हैं, आप पंचायत का चुनाव इसके साथ करेंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, आप ये चुनाव इसके साथ करेंगे तो ये बेनिफिट मिल जाएगा उस राजनीतिक पार्टी को। वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात आती थी, ये तो आज दिन ऐसा आ गया, ये तो फिट बैठ गई बात, नहीं तो वो अलग सब्जेक्ट था, अलग डिबेट थी। अच्छी स्पिन दी है आपने, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी क्यों ना हो, ये राज्यों की जिम्मेदारी है जी, सेंट्रल कमांड अथॉरिटी क्यों नहीं है हमारी। पिछले साल लॉकडाउन लगाया था तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल किया गया ना, एपिडेमिक एक्ट का इस्तेमाल किया गया ना, आज राज्यों की जिम्मेदारी है जी। अभी भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड है सभी स्टेट्स को एलोकेट किया गया, उनको यह भी कहा गया कि आप इसमें से खर्चा कर सकते हैं भरपूर जितना आप चाहते हैं, सेंटर से जो एलोकेट होता है। मैं आज पता क्या है समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके के तर्क दूं मैं आपको, क्योंकि तर्क ऐसे हैं कि बीच में दो डॉक्टर्स बैठे हैं, आप इतने वरिष्ठ हैं, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुकेत जी आपके साथ बैठे हैं, सारी जानकारी रखते हैं, आशुतोष जी अच्छे क्रिटिक्स हैं, आपने जो बातें रख दी उनके कोई जवाब ही नहीं है, जवाब तलाशने होंगे। हाँ, ये हमारे देश की असहायता है क्या, ये हम लड़ाई लड़ते रहे, जो एक सेकंड मानव, ये लड़ाई लड़ते रहे, युद्ध नहीं दिख रहा हमें, युद्ध की तैयारी। आपने पूरा वीडियो देखा, अब आप देखिए कि किस प्रकार से जब चुनावी नतीजे आ रहे थे वहां पर कोरोना वायरस के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, कोविड का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा था, वहां पर भीड़ लगाई जा रही थी और सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। परंतु विदेशी मीडिया इस पर किस प्रकार से लिख रहा है, इस हार पर बंगाल में सब मान मर्यादाएं तोड़ दी गई, जिस प्रकार की भाषा उपयोग की गई और जिस प्रकार से कोरोना के मुंह में जाकर चुनाव प्रचार किया गया, लोगों को मौत के मुंह में धकेला गया, उस पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा है। विदेशी मीडिया ने नरेंद्र मोदी के मुंह पर करारा तमाचा लगाया है। देखिए कि किस अखबार ने नरेंद्र मोदी के बारे में क्या लिखा। अमेरिका का अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा है कि कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं का दावा किया था कि उनके राष्ट्र ने कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर ली है और भारत के प्रभावी रूप से कोरोना से मानवता को बचाया है, लेकिन अब दूसरी लहर से भारत को दुनिया का सबसे प्रभावित देश बना दिया गया है। अखबार लिखता है कि संक्रमण बढ़ने के बाद नरेंद्र मोदी ने बड़े समूहों अपनी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए और अपने हिंदू राष्ट्रवादी साख को बढ़ाने का फैसला किया। उनकी सरकार ने लाखों लोगों को एक साथ हिंदू त्योहार मनाने की अनुमति दी। उन्होंने हजारों समर्थकों के बीच बिना मास्क के राज्यों में प्रचार के लिए रैलियां की। जी हाँ, ये असलियत है। नरेंद्र मोदी की बाहर विदेशों में जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कैंपेन किया और लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया, जो नेता लोगों की आइडल होने चाहिए उनको देखकर लोग सीखते हैं, वही नरेंद्र मोदी बिना मास्क के जाकर भाषण देते रहे। आज देख लीजिए कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोज की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना।